हेलो। आज हम लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। हम लोग फॉर्मेशन पढ़ लिए थे। आज हम बात करते हैं दो बॉन्ड के बारे में। एक है आपका नॉन पोलर, ठीक है, और एक है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स दो तरह के बॉन्ड है, एक नॉन पोलर और एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है नॉन पोलर और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इसका मतलब हम क्या समझते हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान जाए नॉन पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो दो एटम जब सेम एलिमेंट के होंगे या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के, तो उसमें हमारा जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे लिखें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, तो क्या लिख सकते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कि कोवेलेंट बॉन्ड ए कोवेलेंट बॉन्ड formed between two atoms of the same element or same electronegative is called non-polar covalent bond। हम कहते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड उसको बोला जाता है वो ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म्ड होता है दो एटम के बीच, जो कि सेम एलिमेंट होगा या उसका सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसको नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे H2, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम एटम है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव भी सेम है, तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। N2 या O2 या Cl2 ये सब एग्जाम्पल है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का। अब हम देखते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो ए पोलर कोवैलेंट बॉन्ड ए, ए या ऐसे लिख दे ए कोवैलेंट बॉन्ड ए कोवैलेंट बॉन्ड between the atoms of, या ऐसे लिखे द a covalent bond formed between two atoms of between the atoms of two elements having different electronegative is called polar covalent bond। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है वैसा कोवैलेंट बॉन्ड जिसका क्या होगा? फॉर्म्ड होगा एटम के बीच, दो अलग अलग एटम के बीच, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होगा? अलग अलग। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम डाल सकते हैं H2O, और क्या डाल सकते हैं? HCl, और क्या डाल सकते हैं? NH3। ये सब एग्जांपल होगा, ये सब एग्जांपल किसका होगा? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की। ठीक है, जल्दी से लिखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोवैलेंट बॉन्ड के, इसके बारे में हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। तो हम लिख सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है वो किससे फॉर्म होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे आप बहुत सारा एग्जांपल भी जानते होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि कोवैलेंट बॉन्ड
is directional in nature. Covalent bond is directional in nature because shared pair of electron, shared pair of electrons, shared pair of electrons remain localized in a definite space, between the two atoms, between the two atoms. ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि कोवैलेंट बॉन्ड जनरली क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, क्योंकि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोकलाइज्ड करता है और उसका शेप भी डिफिनिट होता है दो एटम के बीच। पहला पॉइंट क्या लिखे थे कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर हम थर्ड पॉइंट फिजिकल स्टेट की बात करें, कोवैलेंट बॉन्ड की किसकी बात करें, फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो फिजिकल स्टेट क्या होगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड जनरली जो होते हैं गैसेस और लिक्विड होते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर मास हाई है वो सॉलिड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली क्या होता है, गैसेस और लिक्विड, गैसेस और लिक्विड्स, बट compounds with high molecular masses are solids। मतलब कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली गैसेस और लिक्विड्स होते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड जो होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो सॉलिड्स का एग्जांपल सबसे पहले देखते हैं तो क्या आएगा, यूरिया, ग्लूकोज, फिर नेप्थलीन, ठीक है। दूसरा अगर लिक्विड्स का एग्जांपल देखें तो लिक्विड्स में क्या क्या आएंगे, वाटर, फिर क्या आएंगे, इथेनॉल, फिर क्या आएंगे, बेंजीन, ठीक है। और अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में कौन कौन आएंगे, मीथेन, फिर कौन आएंगे, क्लोरीन, फिर कौन आएंगे, हाइड्रोजन, और फिर ऑक्सीजन। तो ये सब है, ठीक है। तो जनरली देख लें हम यहाँ पे, हम जानते हैं फिजिकल स्टेट की अगर बात करें तो सॉलिड में यूरिया, ग्लूकोज, नेप्थलीन, लिक्विड में वाटर, इथेनॉल, बेंजीन, और गैसेस में मीथेन, क्लोरीन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो फिजिकल स्टेट बेसिकली कोवैलेंट कंपाउंड का जो होता है वो जनरली गैस और लिक्विड होता है, लेकिन जिसके मॉलिक्यूलर मास हाई होते हैं उसके सॉलिड भी होते हैं। चलिए जल्दी से लिखिए ये 3 पॉइंट। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट में चर्चा करेंगे हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं। तो जनरली कोवैलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है, क्योंकि उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है कोवैलेंट कंपाउंड में वो वीकर होता है आयोनिक कंपाउंड के कंपेयर में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोवैलेंट compounds have low melting and low boiling points because of intermolecular forces। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस मतलब कोहेसिव फोर्सेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कोहेसिव फोर्स के बारे में चर्चा कर रहा है, कोहेसिव फोर्सेस के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है। इन कोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। और वीकर
are weaker than those in ionic compounds। इसका मतलब क्या हुआ? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो कोवैलेंट कंपाउंड जनरली क्या होते हैं? लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं, कोहेसिव फोर्सेस कोवैलेंट कंपाउंड में, वो वीकर होते हैं। किसके कंपेयर में? आयोनिक कंपाउंड के कंपेयर में। ठीक है, जैसे कि इसमें एक्सेप्शन में आपका आता है, एक्सेप्शन की अगर हम बात करेंगे तो आ जाएगा आपका डायमंड और ग्रेफाइट, जिसका बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये एक्सेप्शन है। कौन? डायमंड और क्या? एंड ग्रेफाइट, बाकी किसी के नहीं होते हैं। फिफ्थ नंबर में आते हैं। फिफ्थ में हम चर्चा करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, कोवैलेंट कंपाउंड के सॉल्युबिलिटी के बारे में। बेसिकली कोवैलेंट कंपाउंड जनरली डिसॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, क्योंकि ये लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, जैसे कि नेफ्थलीन एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो डिसॉल्व होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि ईथर, और इनसॉल्युबल होता है वाटर में। सम कोवैलेंट कंपाउंड जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज, ये सब सॉल्युबल होता है वाटर में, और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एमोनिया, वो सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोवैलेंट compounds generally dissolve readily in organic solvents, but they are less soluble in वाटर। कोवैलेंट कंपाउंड जनरली डिसॉल्व होता है किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लेकिन ये लेस सॉल्युबल होता है किस चीज में? वाटर में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख ले कि नेफ्थलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डिसॉल्व होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि ईथर, और इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे हम मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर में हम देखें कंडक्टिविटी के बारे में। तो बेसिकली कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके पास आयंस नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होता तभी वो कंडक्ट कर पाता है, जिसके कारण हम ये कहेंगे कि कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। मतलब हम डायरेक्ट बोल दें यहाँ पे कि कोवैलेंट कंपाउंड्स do not conduct electricity covalent compounds do not conduct electricity because they contain neither the ions nor free electrons नेसेसरी। डायरेक्ट लिख दिए कि कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये नहीं तो आयंस को कंटेन करता है और नहीं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है, जिसके कारण ये क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जान गए कि कोवैलेंट कंपाउंड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हम लोग ये डिटेल में जान गए। ठीक है, अब इसके बाद कुछ है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसमें आपका आता है डायमंड, फिर आपका आता है ग्रेफाइट, फिर आता है आपका बकमिंस्टर फ्लोरेंस। तो ये सब एक बार खुद से आप लोग ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कि क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए आप लोग। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की। यहाँ तक लिख लिए, तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। चलिए, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सबसे पहले तो ये सोचना है, बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है
तो आप जान जाओ कि ये जो चैप्टर है ये आपका किसका है, ऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच होता है केमिस्ट्री में जिसमें हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में। ऑर्गेनिक जो शब्द आया वो आया कहाँ से, ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब होता है कि या तो प्लांट्स या तो एनिमल से जो चीज ऑब्टेन्ड होगा वो क्या है, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये हमारे साइंटिस्ट जे बर्जेलियस कहा करते थे, और जे बर्जेलियस उस टाइम फादर ऑफ केमिस्ट्री थे। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म से फॉर्म्ड होते हैं, दैट मीन्स प्लांट्स और एनिमल से। ये जे बर्जेलियस कहा करते थे। और इन्होंने एक थ्योरी दिया था जिस थ्योरी का नाम था VFT, वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स, या वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन होता है और उसके कंपाउंड होते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हम सिंपल वे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि द chemical compounds which are present in living organism जैसे कि प्लांट्स हो गया हमारा या एनिमल हो गया हमारा, प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब वैसा केमिकल कंपाउंड जो कि प्रेजेंट होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है ये सिर्फ पॉसिबल है प्लांट्स और एनिमल्स में, ऐसा VFT थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार से कहा करते थे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को गलत किया फ्रेडरिक होलर ने, जो कि पहली बार एमोनियम साइनेट को हिट किया और यूरिया बना। तो द बिलीफ दैट फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज पॉसिबल only in plants and animals led to the scientists of earlier days to propose that vital force was necessary for the formation of such compound, but the experimental work of Holler defined or denied the idea of vital force when he prepared urea in his lab। मतलब यहाँ पे हम पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं कि the belief that formation of organic compounds was possible only in plants and animals, led the scientists of early days to propose that vital force was necessary for the formation of such compound, but the experimental work of Holler, the experimental work of Holler denied the idea of vital force when he prepared urea
इन हिज लेबोरेटरी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये बिलीफ हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ पॉसिबल है प्लांट्स और एनिमल्स में, पॉसिबल था। ये पहले के साइंटिस्ट बोला करते थे और इन्होंने एक थ्योरी दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसमें बहुत सारा कंपाउंड फॉर्म हुआ। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब होलर ने वर्क किया तो वाइटल फोर्स थ्योरी को डिनाई कर दिया गया, हटा दिया गया और यूरिया को लैब में ही प्रिपेयर किया गया। जैसे कि एमोनियम साइनेट को जब हीट किया गया, एमोनियम साइनेट, इसको एमोनियम साइनेट बोला जाता है, एमोनियम साइनेट को हीट किए तो क्या दिया, NH2CONH2, यूरिया। एंड यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज्ड इन लैब। यूरिया दुनिया का पहला कंपाउंड है जो कि लैब में सिंथेसाइज्ड हुआ था। इसको फटाक से लिखिए। तो इसको जल्दी से इसको लिखिए। चलिए अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब हम यहाँ पे बोल देंगे कंपाउंड्स formed from combination of carbon and hydrogen are known as हाइड्रोकार्बन। मतलब वैसा कंपाउंड जो फॉर्म होता है किसके कॉम्बिनेशन से, कार्बन और हाइड्रोजन के, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ चेन आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन बेसिकली 2 प्रकार में बढ़ते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड, वैसे कंपाउंड जो कि कॉम्बिनेशन होगा कार्बन और हाइड्रोजन का, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम समझें कि हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन का 2 प्रकार होता है, इस हाइड्रोकार्बन का 2 प्रकार होता है, ठीक है। क्या क्या होता है? एक होता है एसाइक्लिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक होता है एसाइक्लिक या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और एक होता है हमारा साइक्लिक, या इस साइक्लिक को हम बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सिंपली बोल दो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का 2 प्रकार होता है, ठीक है। एक होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमारा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक सैचुरेटेड और एक क्या, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक ही आता है जिसका नाम होता है एल्केन। क्या आता है? एल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 आता है। कौन कौन आता है? एक आता है एल्कीन और एक आता है आपका क्या, एल्काइन, ठीक है। एक एल्कीन आता है, दूसरा क्या आता है, एल्काइन आता है। और उसी तरह साइक्लिक में 2 आता है, ठीक है। साइक्लिक में हमारा 2 आता है, एक होमोसाइक्लिक आता है और एक हेट्रोसाइक्लिक आता है। एक हमारा होमोसाइक्लिक आता है, दैट मीन्स होमोसाइक्लिक, और एक हमारा आता है, क्या आता है, हेट्रोसाइक्लिक।
फिर होमोसाइक्लिक का भी 2 होता है। होमो मतलब क्या, सेम टाइप का कंपाउंड से बना हो। तो ये भी 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक, और एक को कहते हैं एरोमेटिक। उसी तरह इसका भी होता है हेट्रोसाइक्लिक में। तो इस सब तरीके से हम कंपाउंड को क्या किए, बांटे, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, एल्केन, एल्कीन, फिर क्या एल्काइन, फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को 2 प्रकार में बांटे, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, फिर होमोसाइक्लिक 2 प्रकार में, एलिफेटिक और एरोमेटिक। इसको पूरे को लिखिए, फिर समझाते हैं एक एक करके। हम लोग चर्चा करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन तो चर्चा कर लिए, तो अब चर्चा करेंगे एलिसाइक्लिक, और इसमें चर्चा करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जल्दी से लिखिए इसको। चलिए देखिए, नेक्स्ट देखिए प्रेम, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, जल्दी से लिखिए इसको। चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन में बात करेंगे, सैचुरेटेड के बारे में बात करेंगे। चलिए जल्दी से देखिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि द हाइड्रोकार्बन which contain only single carbon covalent bonds, वैसा हाइड्रोकार्बन जो सिंगल कार्बन कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, उसको आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उस हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, वैसा हाइड्रोकार्बन को जो कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, दे आर एल्सो कॉल्ड व्हाट, एल्केन्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोलते हैं। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, ठीक है, एल्केन का, वो होता है CnH2n+2। अब मान के चलिए आप ये चीज जान जाओ, इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम हम लिखते हैं और इधर हम लोग रूट वर्ड लिखते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझना। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो क्या होगा, 2 है तो क्या होगा, 3 है तो क्या होगा, 4 है तो क्या होगा, 5 है तो क्या होगा, 6 है तो क्या होगा, 7 है तो क्या होगा, 8 है तो क्या होगा, 9 है तो क्या होगा, और 10 है तो क्या होगा। तो कैसे लिखेंगे हम, एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मिथ, 2 कार्बन को बोलते हैं इथ, 3 को बोलते हैं प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स, 7 को बोलते हैं हेप, 8 को बोलते हैं ऑक्ट, 9 को बोलते हैं नॉन, और 10 को बोलते हैं डेक। तो n का वैल्यू अगर यहाँ 1 पुट करें तो C1 हो जाएगा, 2 × 1 2 + 2 4, मतलब फॉर्मूला आ गया CH4। एक होता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। एक कार्बन है, एक कार्बन को यहाँ पे क्या बोलते हैं, मिथ, और नाम के अंत में ये एल्केन ग्रुप का है तो इसके नेम जो अंत होंगे वो ANE से होंगे, और दूसरी बात इसके बीच कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ये 2 बात याद रखना। तो मिथ और नाम के अंत में n, तो इसका IUPAC नेम हो गया मिथेन, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस तरीके से बना देगा, गणेश जी का 4 हाथ। और ये क्या होता है, ये 109 डिग्री 28 मिनट का इसका बॉन्ड एंगल होता है, और ये जो बॉन्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं, शेप इसका टेट्राहेड्रल। तो ये बात हो गई एल्केन की, दैट मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो आपका क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि n के जगह पे 1 से लेकर 10 तक अपना पुट कीजिए,
पुट करके उसका नाम लिखिए और नाम लिखने के साथ साथ आप उसका स्ट्रक्चर बना के आप हमको सेंड कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है ये हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है एल्कीन और दूसरा जो होता है दूसरा हमारा होता है एल्काइन। एल्काइन एक होता है हमारा एल्कीन और दूसरा क्या होता है हमारा एल्काइन होता है, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ जाता है, ये हमारा अनसैचुरेटेड में आ जाता है, ठीक है। अब इस एल्कीन के बारे में चर्चा करेंगे तो इस एल्कीन का नाम अंत होता है ENE से, और एल्काइन का चर्चा करेंगे तो इसका नाम अंत होगा YNE से। एल्कीन की अगर बात करेंगे तो इसके बीच कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। और अगर हम एल्काइन की बात करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। इसका अगर फार्मूला की बात करें तो एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन की अगर बात करें तो एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n -2। अब n के जगह यहाँ पे 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा, C2H कितना 4, कार्बन 2 और हाइड्रोजन 4, तो 2 कार्बन को इसका IUPAC हमको लिखना होगा तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ, और नाम के अंत में ENE आएगा तो क्या हो जाएगा, इथीन। और इसका स्ट्रक्चर बनाइए, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एक गणेश जी का 4 हाथ तो 2 3 और एक क्या हो गया 4, 2 3 और एक क्या हो गया 4, तो C2H4 हो गया। उसी तरह यहाँ पे n = T लिखेंगे तो C2 2 2 जा 4 में से 2 गया 2। अब इसका IUPAC नेम क्या कितना होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड 3 और एक 4, 3 एक 4। अब इसका IUPAC नेम अगर हम लिखे तो एथ और नाम के अंत में YNE बताएं, एथ आइन और कार्बन 2 तो बना दिए स्ट्रक्चर। तो उसी तरह n = 2 से लेकर 10 तक इसमें पुट करके नाम और स्ट्रक्चर बनाओ, और इसमें n = 2 से 10 तक लिख करके नाम और स्ट्रक्चर बनाइए। तो इस तरीके से हम आज के क्लास में आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बताएं और इसका नेमिंग कैसे होता है इस चीज के बारे में चर्चा की है। तो यहाँ तक पूरा नोट डाउन कर लीजिए, बना लीजिए क्वेश्चन को और व्हाट्सएप पे भेजिए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करें।